Hey guys, welcome back to my channel, and today we will be starting with chapter number 8 of financial management, which is leverage, cost of capital and value of firm. Ma'am, leverage हमने chapter number 7 में किया था, cost of capital हम chapter number 5 में करके आए हुए हैं. तो अभी के लिए हमें सिर्फ एक नई चीज दिख रही है, that is value of the firm. Okay, so yes, you are absolutely correct. In this particular video, the new thing that we are going to start with is the value of the firm. And हमें कैसे करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लग सकता है, बिकॉज तुम बोलोगे मैम इतना सब कुछ है इस चैप्टर में कवर करने के लिए, बिकॉज हमें तीन तीन अप्रोच करनी है. जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठे तो सबसे पहले तो हमें नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ये तीन अप्रोच समझ में नहीं आई. चलो समझ में आ भी गई और हमने क्वेश्चन देके समझ भी लिया, तो हमें ये ग्राफ्स नहीं समझ में आए. हाउ द value of the firm and capital structure of a company is interrelated to each other, is interdependent on each other. So मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी, आपको सबसे पहले मीनिंग बताऊंगी, ठीक है, फिर फॉर्मूलाज बताऊंगी, फिर ग्राफ्स बताऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कैसे इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है. आई हैव सीन 90% ऑफ स्टूडेंट्स actually mentioning them individually, but when I tell them just tell me the difference between these three approaches, they actually fail to do so. Okay, so I will make sure that you are among 10% of them where you are able to differentiate and understand instead of cramming everything up. But when it comes to DU paper, we all know it will be bit straightforward, it will be bit easy. So चीजों को कैसे quickly solve करना है is the major objective of my videos. Because at the end of the day, I know as a DU student that I want to watch a video to pass my paper, to get good marks in paper and prepare at the least amount of time. So that is the whole aim with my playlist, that you are able to complete the full subject with a limited period time. Okay, period of time. Now we will be starting with this particular chapter. What is the value of the firm? तो अभी तक अगर मैं चैप्टर्स का थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करूँ, दो चैप्टर्स का हमने दो एनालिसिस करी थी. एक थी लेवरेज एनालिसिस और एक थी ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, राइट. लेवरेज में क्या था, लेवरेज में हम अर्निंग्स और ईपीएस का रिलेशनशिप देखते हैं कि कितना परसेंट अर्निंग्स में चेंज आया तो कितना परसेंट ईपीएस में. सॉरी, दिस इज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस. या सो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज देखे थे, ठीक है. सो बेसिकली हमने कहा अगर फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है, फेवरेबल का क्या मतलब था कि अगर ईबीआईटी इंक्रीज होगा तो ईपीएस भी इंक्रीज होगा, राइट. मतलब इट विल हैव अ मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट ऑन द EPS. But the whole objective of this was stated in chapter number 1, जहां पे हमने बोला था maximization of shareholders wealth is the main aim. पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर मैं एक कंपनी का डिसाइड कर लूंगी, बट एज अ फाइनेंस मैनेजर मेरे दिमाग में एक गोल हमेशा रहना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है. तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड करें बिटवीन इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम रहे, ठीक है. सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मैम ये तो समझ में आ गया कि आप दो चीजें करने वाले हो, यहाँ पे आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हो और यहाँ पे आप हमें मैक्सिमम वैल्यू देने वाले हो फर्म की, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी फर्म की उतना ही उसका ईपीएस, उतना ही उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा होगा, लीडिंग टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, which is the maximization of shareholders wealth, ठीक है. अब वैल्यू ऑफ फर्म होती क्या है,
ये सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, अगर मैं एक फर्म की बैलेंस शीट देखूं, दिस इज एसेट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, लाइबिलिटीज इक्विटी। लाइबिलिटी में एज ऑफ नाउ मैं डेट लिख लूं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म। ये वैल्यू है। मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ, एक होती है एसेट अप्रोच और एक होती है लेफ्ट साइड अप्रोच। ठीक है, तो हम financial management में as of now we are concerned about this particular side। तो हमें मैम एक चीज तो समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्योंकि अभी हम लेफ्ट साइड से ज्यादा कंसर्न है, so we are concerned about the value of debt and value of equity, right? I hope this is the concept जो हम अभी तक सब समझते हुए आ रहे हैं। यस मैम, वैल्यू ऑफ फर्म का तो हमें मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हमने लास्ट चैप्टर्स में रिलेशनशिप पढ़ा था, एंड अर्निंग्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्निंग्स डिपेंड करती है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, राइट? अगर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे होंगे तो हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, एंड हमारा रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, इट विल बी बेटर, राइट? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं कि हम अच्छे डिसीजन ले रहे हैं अपनी फर्म में। सो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गई, जो हम वैल्यू अपने डेट, दैट इज जो हमने बोला था लाइबिलिटी साइड, डेट होल्डर्स को दे रहे हैं एंड शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो आई होप द बेसिक आइडिया कि हम वैल्यू ऑफ फर्म किसे बोल रहे हैं इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी विल गिव मी वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये पूरा वैल्यू ऑफ फर्म का क्या कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, अब एक और चीज बताते हो। देखो, जैसे मैंने बोला, हाँ, इससे पहले कि मैं 3 मेथड्स पे मूव करूं, एक और चीज तुम्हें समझाती हूँ कि यू नो जब भी हम बोलते हैं कि फर्म का टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ डेट लगाया होगा और इन द फॉर्म ऑफ कुछ इक्विटी लगाया होगा, राइट? उसकी क्या वैल्यू है, विल बी द वैल्यू ऑफ माय फर्म। ये सारी वैल्यूज जब भी हम निकालते हैं, दीज आर मॉडल बेस्ड, दीज आर मॉडल बेस्ड, मतलब 3 मॉडल्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जब भी मॉडल पिक्चर में आता है, हमेशा अजम्पशंस पिक्चर में जरूर आती है। अगर हमें याद है, हमने क्लास 11th या 12th में एक डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ी थी, जहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा था सिट्रस पैरिबस, जिसका मतलब होता था कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, राइट? तो उसमें मेजर अजम्पशन क्या थी कि हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, तभी हम डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेट कर पा रहे थे, राइट? So in this particular chapter also we will be keeping few assumptions with us in order to calculate the value of firm। Otherwise क्या होगा, अगर चीजें वो नहीं होंगी, शॉर्ट assumptions पे नहीं होंगी, तो तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स पिक्चर में आ जाएंगे, लीडिंग टू डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, so for study purpose we have kept our assumptions for these models and we will be keeping them constant। so 3 अप्रोच जो हम पढ़ने वाले हैं will be net income, net operating income and traditional approach। so as I mentioned, कुछ assumptions हम broadly लेके चलेंगे, 2 तरीके की assumption पढ़ेंगे। broadly जो तीनों अप्रोचेस पे अप्लाई करेंगे, और स्पेसिफिक assumptions जो हर हर मॉडल से रिलेट करेगी। फाइन, तो तुम्हें अपने आंसर में दोनों assumptions लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो assumptions हम तीनों मॉडल पे लेके चलेंगे, ठीक है, एंड स्पेसिफिक जो उस पर्टिकुलर मॉडल से स्पेसिफिक रिलेट करेंगे। फाइन,
जो ब्रॉड अजम्पशंस है वो क्या अजम्पशंस है? फर्स्ट अजम्पशन कहती है कि ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड्स, तो तीनों ही मॉडल्स में हम सिर्फ दो फंड्स की बात करेंगे, दैट विल बी डेट एंड इक्विटी. वी विल नॉट टॉक अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट रिटेन्ड अर्निंग, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ जो गवर्नमेंट हमें देती है. ठीक है, so we will only talk about two sources of funds, that will be debt and equity. Investment decisions में कोई change नहीं आएगा, कोई भी retained earning नहीं होगी. As I mentioned, सारा का सारा profit हम शेयर होल्डर्स को या इंटरेस्ट के फॉर्म में देंगे, जितना भी इंटरेस्ट होगा, एंड इंटरेस्ट के बाद जितना भी पीएटी बचेगा वो हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे. हम कुछ भी अपनी फर्म में रिटेन नहीं करेंगे. हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कांस्टेंट रहेंगे, मतलब हमें ईबीआईटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी ड्यू टू एनी इन्फ्लेशन या ग्रोथ, मतलब ना ही ग्रोथ होगी और ना ही इन्फ्लेशन होगा. ठीक है. द लास्ट इज रिस्क इज कांस्टेंट, मतलब बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, दीज विल रिमेन कांस्टेंट. देयर विल बी नो इनकम टैक्सेस, मतलब जो हम ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट के बाद जो टैक्स माइनस करते थे, ये टैक्स पिक्चर में नहीं आएगा. देयर विल ओनली बी अर्निंग्स आफ्टर द टैक्स. फाइन. Now, how do we, remember this particular chapter in 5 minutes? मतलब how we will actually deal with this chapter? मैम इतनी सारी अप्रोचेस है, इतनी सारी चीजें याद रखनी है, तो बेसिक मतलब हम ये चैप्टर कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं अभी कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी. आई विल लिटरली टेल यू, तुम्हारी बुक में इतने सारे फॉर्मूलेज दिए हुए ना, आई कांट इवन टेल यू, बट वी विल अप्लाई सिंपल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल बी एबल टू डिराइव डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स. सो चीजें आसान करनी है विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थिंग. एंड जस्ट रिमेंबर द assumptions. एज आई मेंशन, दो तरीके की assumption है, एक ब्रॉड जो तीनों मॉडल्स पे अप्लाई होंगे, और एक स्पेसिफिक जो सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉडल से रिलेट करेंगे. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दोज assumptions and you will be done with this chapter. And as I mentioned, जो मैंने लॉजिक समझाया, वैल्यू ऑफ फर्म विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कोई और लाइबिलिटी साइड पे कुछ तुम्हें शो नहीं होगा. ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्म विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डेट एंड इक्विटी. Now let's move on to the first approach, that is the net income approach. Net income approach, सबसे पहले हम बेसिक थिंग देखते हैं, नेट इनकम निकलती कैसे है, बिकॉज अगर यही नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे मूव करेंगे. तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, क्या आया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, बन गया अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट. मैम आपने ब्रॉड अजम्पशन में बोला था कि टैक्स तो पिक्चर में है ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया? नेट इनकम हो गया, राइट? तो नेट इनकम हमारी क्या हो गई? ये. ओके गाइस, डिड यू गेट इट? तो नेट इनकम हमें कैसे कैलकुलेट हुई है? ऐसे. ये हमारा किसको जाएगा? डेट होल्डर्स को. ये हमारा किसे जाएगा? शेयर होल्डर्स को. फाइन. अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमारी बैलेंस शीट है. ठीक है, एसेट को भूल जाते हैं अभी के लिए, लाइबिलिटीज और डेट, सॉरी, डेट एंड इक्विटी. ठीक है, डेट भी हमारा 100 है, इक्विटी हमारा 100 है, एंड हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 200. डेट हमने 10% पे इशू किया हुआ है. ठीक है, लेट्स से इंटरेस्ट अब मुझे पता है कि 10 जाएगा. ठीक है, एंड मुझे कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं 10% जो इसे दे रही हूँ प्लस 15% इसे भी दे दूं. तो लेट्स से 15 मुझे इसे देने पड़ेंगे, तो मुझे 25 कमाना पड़ेगा, जिससे मैं
15% इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दूं और 10% डेट होल्डर्स को दे दूं। फाइन। सो मुझे कितना अर्न करना पड़ेगा? 25 एट लीस्ट, जिससे मैं दोनों की सैटिस्फैक्शन पूरी कर दूं। सो ये 200 कैसे आया? दिस इज माय क्वेश्चन। ये आखिर 200 कैसे आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म एंड हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। दिस इज द नेट इनकम अप्रोच। ये हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। फाइन। देखो, सो लेट्स रिकैप्चुलेट कि हमने ये कैसे निकाला था। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ पीएटी जो मैंने तुम्हें बता दिया है। बेसिक अजम्पशंस क्या होती है इस मॉडल की, कि हमारी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी, मतलब फ्यूचर में जाके हमें और पैसा रेस नहीं करना। केडी शुड बी लेस देन केई, मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच वाज 15% शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट विच इज 10%। केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर मैं चाहे ऐसे लू, लेट्स से मुझे 15 लाख चाहिए अपनी फर्म में टोटल, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी डेट, मैं 10 लाख का इक्विटी ले लूं और 5 लाख का डेट ले लूं, या 5 लाख का इक्विटी ले लूं 10 लाख का डेट ले लूं। दोनों केस में केडी और केई कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों ही केस में इक्विटी 15% रहेगा और डेट 10% रहेगा, ठीक है। And it is easy to understand. This is very easy to understand. Now let's apply this अच्छा, मैं पहले उससे पहले फॉर्मूलेज बता देती हूँ तुम्हें। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? देखो, सिंपल सिंपल वेरी इजी। नेट इनकम कैश फ्लो अपॉन आर, ये सबको फॉर्मूला याद है? कैश फ्लो अपॉन आर। तो कैश फ्लो हम क्या बांट रहे हैं उन्हें? नेट इनकम। नेट इनकम वाज नथिंग बट पीएटी, बट मैम टैक्स तो था ही नहीं, तो दिस विल बिकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, राइट। यही आपकी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय आर विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आ गई? नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट कैसे आएगी? सिंपल लॉजिक, उन्हें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। किस रेट पे मिलेगा? केडी के रेट पे, जो उसकी कॉस्ट होगी विच वाज 10% इन आर केस, राइट। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गई? दोनों को ऐड कर दो, विल बी माई वैल्यू ऑफ फर्म। दैट्स इट गाइज, लिटरली दैट्स इट। ये वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करनी है एंड यू आर डन। अब ये हमें ग्राफ दिया हुआ है चैप्टर में। देखो, तो मैंने क्या कहा था? मैंने एक अजम्पशन कहा था कि केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट, तो केडी भी कांस्टेंट है और केई भी कांस्टेंट। दिस इज केडी एंड केई, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम डेट का लाओगे, दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ capital and your value of firm will increase. Okay, so this is based upon the assumption that KD and KE will remain constant. Fine. तो मैम ये वैक का हमें समझ में नहीं आया कि मतलब ये वैक का क्या है? ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऐसे लोअर क्यों लेके जा रहे हो? देखो, जब KD is less than KE, मतलब डेट इज चीपर देन द इक्विटी, तो ऑब्वियसली जब डेट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। ओके, so this is how this has been derived and the value of firm will increase. Let's move on to the next, net operating income. Operating income क्या हो गया मैम? Operating income में से मतलब हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की, तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें हमने ना ही इंटरेस्ट माइनस किया है और ना ही हमने टैक्स माइनस किया, राइट। लास्ट टाइम क्या थी हमारी? नेट इनकम। इस बार क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम।
तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? चलो पहले वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डेट तो सेम इंटरेस्ट जितना मिलेगा उन्हें। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी? वैल्यू ऑफ फर्म आएगी जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था पिछली बार, याद है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आई थी? कैन समबडी टेल मी? देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब हमने वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी किया था, राइट? तो यहाँ पे आया था इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस नेट इनकम अपॉन केई वाज वैल्यू ऑफ फर्म, राइट? ठीक है, तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, इसे वेटेड, अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकालने जाऊं तो इस बार मुझे ये वाला प्रॉफिट लेना है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइन, दिस इज नथिंग बट कैश फ्लो अपॉन आर, और आर इस बार मैं क्या ले रही हूँ? वर्क। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, वैल्यू ऑफ डी पता है, बीई निकल जाएगा इजिली माइनस करके। फाइन, तो इसमें असम्पशंस क्या लेनी है हमें कि केडी कांस्टेंट है, एंड जैसे जैसे हमारे उसमें डेट बढ़ेगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा। मैम ऐसा क्यों? देखो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। लेट्स से 15 लाख, ठीक है, दो ऑप्शन है, इक्विटी डेट 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख। केडी कांस्टेंट है, दैट इज 10% इन दिस केस, 10% इन दिस केस। फाइन, बट लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 लाख की जगह 6 लाख कर दिया, ठीक है, 5 लाख की जगह 6 लाख कर दिया। अब आपका फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आया एंड आपका रिस्क बढ़ा, ठीक है, रिस्क बढ़ा तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स जो 15% मांग रहे थे अब आपसे 16% मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो केडी कांस्टेंट है, बट हमारा केई विल राइज ड्यू टू द रिस्क इन्वॉल्व विद द इंक्रीज इन डेट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केडी हमने कांस्टेंट लिया, हमने वैक कांस्टेंट लिया, बट हमारा केई विल राइज ड्यू टू इंक्रीजिंग debt in the capital structure, due to which हमारी value of firm will remain constant. Now let's move on to the third approach, which is the traditional approach, which is all extended version of net income approach. ठीक है, तो इनिशियली इसमें क्या होता है कि फर्म डेट यूज करती है बिकॉज इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ डेट, बिकॉज ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। बट ये अप्रोच कहती है ये फायदा एक लिमिट तक होगा, ठीक है, ये नहीं कि तुम 99% डेट डाल दो कि भैया हमें तो टैक्स डिडक्टेबल है और चीपर पड़ रहा है। नो, देयर विल बी अ सर्टेन लिमिट, लेट्स से 47% और 33% और 53%, जितना तुम्हें ये फायदा मिलेगा। बियॉन्ड दैट तुम्हारा रिस्क पिक्चर में आएगा एंड इक्विटी का कॉस्ट बढ़ेगा ड्यू टू रिस्क एंड लीडिंग टू द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो ये कहता है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज आफ्टर जो तुम्हारा वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा। तो अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ूं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट विल डिक्रीज, वाई? बिकॉज डेट चीपर है, वो फायदा आएगा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम जब हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ डेट हो जाएगा तो फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आएगा, ड्यू टू विच हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होगा, लीडिंग टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी इंक्रीजिंग। तो अजम्पशंस क्या लेंगे? वही, सबसे पहले तो केडी इज चीपर, मतलब डेट इज चीपर देन द इक्विटी, फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आएगा। इनिशियली कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों कांस्टेंट रहेंगे, बट आफ्टर सर्टेन रेशियो अगर हमारा एक्सेसिव डेट पिक्चर में आ गया, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। तो देखो, अगर कॉस्ट ऑफ डेट, यहां तक डेट अच्छी बात हो रही है, मतलब कि ठीक है हमारा केडी कांस्टेंट है, इक्विटी भी थोड़ा कम ही है, और वैक मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, ठीक है, लेट्स से 50-50 का रेशियो है। तुमने क्या किया, अब 60% डेट ले आए और 40% इक्विटी ले आए, तो फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आया, ड्यू टू विच हमें अब डेट
एक्सपेंसिव भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ गई एंड इक्विटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू वेयर हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मीट हुआ। अगर आप उस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बियॉन्ड जाते हो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज। सो आई होप तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड यू गॉट द लॉजिक, कहाँ पे चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है, कौन सा ग्राफ कैसे बन रहा है। फर्स्ट केस में कैसे हमने तीनों को मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट को कांस्टेंट रखा था। फिर सेकंड केस में कैसे हमारा डेट रेट कांस्टेंट था बट इक्विटी का रेट बढ़ गया था, जैसे डेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों राइज होता है इफ वी गो बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, now I'll be making a second part of this video where I'll be solving one question and I will also be differentiating between these three methods with the one simple example. So make sure you watch that particular video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching my video. All the best for your paper. See you. Bye bye.